हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो हम यहाँ पे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स का। यहाँ पे आज मैंने 3 टॉपिक्स लिए हैं। इससे पहले भी हम 3-4 वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं जिसमें हमने करंट अफेयर्स का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस किया है। अगर आपने इस बार का मेंस का पेपर देखा होगा, 2021 का जो पेपर था, उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपको दिखे होंगे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 में, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करने को कहा गया था। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और ये चीजें आपको बाकी आप देखोगे नॉर्मली बुक्स वगैरह में आपको ये नहीं मिलेगी, कन्वेंशनल चीजें नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम आपके लिए ये एक अलग से वीडियो लेके आए सो दैट दीज थिंग्स कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो शुरू करते हैं। आज के 3 टॉपिक्स कौन से हैं? एक तो है ऑनलाइन एजुकेशन, दूसरा है एलजीबीटीक्यू और थर्ड है इंटरफेथ मैरिजेस। तो इन तीनों टॉपिक्स का हम यहाँ पे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे इनको सोशियोलॉजी से हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से इनको जीएस से अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यहाँ पे स्टडी आईक्यू के साथ कनेक्ट कर सकते हो इन सभी मीडियम्स के थ्रू। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए हो तो भी आप इन सभी मीडियम्स के थ्रू यहाँ पे इसकी पीडीएफ ले सकते हो। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो, पहला इशू है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो ये न्यूज में क्यों था? कोविड आया, ठीक है, कोविड आया और कोविड के टाइम पे हमने देखा कि सारे के सारे जो फिजिकल स्कूल्स थे बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया। ऐसे लॉकडाउन में जो बच्चों का एजुकेशन था काफी सफर कर रहा था। ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स जो थे उनकी मशरूमिंग ग्रोथ हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ पे इसका हम सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। तो देखो, यहाँ पे कोविड पेंडेमिक जो था इसने लगभग बहुत ज्यादा लेवल पे इंटरप्ट कर दिया क्लासरूम लर्निंग को और लगभग 10 में से 9 बच्चों की जो क्लासरूम लर्निंग प्रोसीजर था वो इंटरप्ट हो गया। ठीक है, ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन आया। ऑनलाइन एजुकेशन में बिकम मेन स्टे ऑफ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, सेज एजुकेशन एक्सपर्ट्स। तो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि पेंडेमिक के बाद हो सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ही मेन स्टे एजुकेशन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। हम इसको न्यूज में था, ये मैं मेजरली ये कटिंग्स के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से ये न्यूज में था। और जो लोग भी अभी 2022 वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं या 2023 वाला अटेम्प्ट यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा जरूरी हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को जानने के लिए। ऑलराइट, अच्छा देखो, अब हम जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन का आप सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन यहाँ पे दोगे, अ सोशल प्रोसेस that enables and promotes acquisition of skills and knowledge and broadening of personal horizons। तो एजुकेशन को आप ऐसे समझा सकते हो कि एक सोशल प्रोसेस है। Why we are saying that it is a social process? क्योंकि इसमें भी सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, फैमिली के बाद स्कूल बिकम्स द सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। तो वैसे ही यहाँ पे सोशलाइजेशन होता है इस प्रोसेस में भी। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कि आप स्किल्स एक्वायर करते हो, नॉलेज एक्वायर करते हो और साथ में अपना जो पर्सनल होराइजन है, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको ब्रॉडन करते हो। नाउ एजुकेशन की कई सारी डेफिनेशन आपको अलग-अलग बुक्स में मिल जाएँगी। ये मुझे सबसे आसान लगी इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन रखी है। नाउ देखो, अब हमको यहाँ पे एक रिलेशनशिप समझना है बिटवीन पेंडेमिक एंड ऑनलाइन एजुकेशन। हमने देखा कि पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ, जो फिजिकल स्कूल्स थे वो बंद हो गए। ठीक है, फिजिकल स्कूल्स बंद होने के कारण क्या हुआ, बच्चों का एजुकेशन जो था वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा था। और ऐसे में एक सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट बन के आया यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन। और इन ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म ने उनकी मशरूमिंग ग्रोथ हमने देखी। यूट्यूब पे देख लो तो कई सारे चैनल्स नए ओपन हो गए, एडिटेक चैनल्स जो थे, एडटेक स्टार्टअप्स कई सारे चैनल स्टार्ट हो गए। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या इस क्यों ये ग्रो कर रहा है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कौन-कौन से जो फैक्टर्स हैं जो इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन को इम्पैक्ट डाल सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला है क्वालिटी एजुकेशन की अवेलेबिलिटी। नाउ देखो, यहाँ पे आप देखोगे यूट्यूब पे भी अगर आप देखोगे ना तो कई सारे चैनल्स हैं। इसमें से कुछ चैनल्स हैं जो सच में क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं यूट्यूब चैनल्स जो किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पे एक इशू ये है कि जो जो भी चैनल्स ऐसे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ये एक तरह से एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक तरह से मास एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक क्वालिटी एजुकेशन रहता है ऑनलाइन मीडियम्स पे भी तो ये अच्छा ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट।
देन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पे स्किल्स कितनी मिल रही है, एम्प्लॉयबल है कि नहीं कोई पर्सन जो ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू स्टडी कर रहा है। अगर ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू स्टडी करने से आपको स्किल्स मिल जाती है, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मिल जाती हैं, तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन और अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर ये ऐसा काम नहीं कर पा रही है, तो फिर उतना मतलब है नहीं। देन गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स, तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चला रही है ई एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। देन इसके बाद है स्मार्टफ़ोन यूज़र बेस, तो यहाँ पे स्मार्टफ़ोन्स का पेनिट्रेशन कितना है हमारे गाँव में, रूरल एरियाज़ में कितना पेनिट्रेशन है, इस पे भी डिपेंड करता है कि ऑनलाइन एजुकेशन की ग्रोथ किस तरह से होगी। इसके अलावा इंटरनेट पेनिट्रेशन, तो इंटरनेट पेनिट्रेशन में हमने देखा कि यहाँ पे देखो कई सारे गाँव हैं आज भी हमारे इंडिया में जहाँ पे कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, जहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर नहीं पहुँचता। तो ऐसे एरियाज़ में अगर जहाँ इंटरनेट ही नहीं है, जहाँ कनेक्टिविटी ही नहीं है, वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन कैसे जाएगा? इसीलिए पहले कनेक्टिविटी, पहले हमको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑनलाइन ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम, नाउ देखो यहाँ पे लोगों की इनकम कितनी है उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि उनके लिए ये ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्डेबल है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि ये ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी अफोर्डेबल है ऑफलाइन एजुकेशन से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप देखोगे क्लास फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है? एक मीडियम है जिसके थ्रू सभी को, हर तरह के बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है, बट दिस डिपेंड्स अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम ऑल्सो। अगर मान लो कोई फैमिली यहाँ पे मोबाइल फ़ोन ही नहीं खरीद पाई, तो किस तरह का एजुकेशन हो पाएगा? इसके अलावा यंग पॉपुलेशन कितनी है? क्योंकि देखो जो ऐसी पॉपुलेशन है जो 18 टू 35, 32 इयर्स एज में आती है, ये लोग जो हैं ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी होते हैं, और इसके अलावा जो मिडल क्लास है, वो उसमें भी जो यंग पीपल हैं, वो ज़्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो अगर इनकी प्रोबेबिलिटी, इनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा ग्रो करेगा। साथ में कॉस्ट क्या है ऑनलाइन एजुकेशन की? अगर ये अफोर्डेबल रेट्स पे सभी को मिल रही है, तो यहाँ पे व्हाई नॉट गो फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है? तो ये वाला नोशन अभी भी हमारे इंडिया में डेवलप हो रहा है, सोसाइटी में डेवलप हो रहा है। तो अगर कॉस्ट कम है ऑनलाइन एजुकेशन की, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो अब कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग कैसे अच्छी है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ट्रेंड कैसे है। तो इसके लिए पहले तो देखो यहाँ पे फ्लिप्ड क्लासरूम, यहाँ पे जो क्लासरूम है पूरी तरह से फ्लिप हो गई है। पहले आपको क्लास जाना पड़ता था, अब आपके घर पे होम में आपको क्लास मिल रही है, ठीक है? यहाँ पे वीडियोस जो थे वो रिप्लेस कर रहे हैं लेक्चर्स को, ठीक है? यहाँ पे जो वैल्यूएबल क्लासरूम टाइम हुआ करता था लोगों का, वो यहाँ पे बच रहा है, ठीक है? लोग फ्लेक्सिबली इसको लर्न कर पा रहे हैं, जो भी उनको एजुकेशन लेना है वो फ्लेक्सिबली अपने टाइम के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल ज़ोन के हिसाब से यहाँ पे ले पा रहे हैं। इसके अलावा एडाप्टिव लर्निंग की बात है, तो यहाँ पे हमने देखा एल्गोरिथम्स वगैरह ये बताते हैं कि यहाँ पे जो ऑनलाइन एजुकेशन के जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होते हैं, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं किसी भी लर्नर के लिए, जल्दी कैच कर पाते हैं लर्नर्स उसको। इसके अलावा माइक्रो लर्निंग भी हो रही है, मतलब छोटे-छोटे टाइम के टुकड़ों में आप लर्न कर रहे हो। जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे ये यूट्यूब शॉर्ट्स में लोग जो होते हैं काफ़ी अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं। कुछ ऐसा न्यूज़ हुई जो शॉर्ट्स के फॉर्म में बता दिया। तो ये शॉर्ट्स के फॉर्म में जो छोटे-छोटे चंक ऑफ टाइम के हिसाब से आप लर्निंग्स ले रहे हो, तो यहाँ पे माइक्रो लर्निंग हो रही है और इससे आपकी इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ हो रही है। साथ में गेमिफिकेशन, गेम बेस्ड लर्निंग, तो गेम बेस्ड लर्निंग से आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ बन रहा है, ठीक है? इसके अलावा वीडियो बेस्ड लर्निंग में भी जो है 80% प्रोफेशनल्स जो हैं उनका मानना ये है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल ऑनलाइन एजुकेशन देता है वीडियोज़ के थ्रू, वो कहीं और मिलना प्रोबेबल नहीं है, ठीक है? इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, स्किल्स भी डेवलप होती हैं लोगों की, जैसे कि लीडरशिप स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। इनफैक्ट आप देखोगे तो स्पोकन इंग्लिश जैसी स्किल्स जो हैं वो भी आजकल यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं वाया यूट्यूब एंड वाया ऑनलाइन एजुकेशन। ऑलराइट, अब देखो अगर हम इसको देखें कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, तो आपको पता है कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि कोई भी, जो भी, जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, जितने भी छोटे-छोटे कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं टुवर्ड्स मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। तो ये सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, इस सिस्टम के सर्वाइवल के लिए सभी के सभी कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं, ये मानता है फंक्शनलिस्ट स्कूल। ठीक है? तो वैसे ये बताते हैं कि फंक्शनलिस्ट स्कूल जो है ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरह से समझाता है। तो देखो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन को ये इस तरह से समझाता है। पहली चीज़ ये बोलते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के कारण अपॉर्च्युनिटी जो है ना, वो इक्वालिटी आ गई है उसमें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी आई है। कैसे आई है? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है
कि पहले फिजिकल स्कूल हुआ करते थे, ठीक है? फिजिकल स्कूल्स में होते जब फिजिकल स्कूल हुआ करते थे, तो हर किसी के पास इतनी उतनी इतनी यहाँ पे उनके पास प्रिविलेज नहीं हुआ करता था कि वो जाके यहाँ पे फिजिकल स्कूल में एजुकेशन ले सकें। जैसे कि मान लो कोई पुअर फैमिली है, पुअर फैमिली अपने बच्चों को आस-पास के किसी गवर्नमेंट स्कूल, किसी हिंदी मीडियम स्कूल में भेजेगी। वहीं एक कोई वेल डूइंग, वेल प्रॉस्पेरस फैमिली है, वो देखो अपने बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल ढूँढेगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा स्कूल होगा वो देखेगी। तो यहाँ पे एक तरह से गैप हो जाता था, ठीक है? मतलब जो छोटे स्कूल हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, पहले के ज़माने की बात कर रही हूँ, अभी तो फिर भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पहले के ज़माने के छोटे स्कूल हुआ करते थे, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता था। आज ऐसा नहीं है, ठीक है? और इसके साथ में जो ऐसे जगहें थी, जो ऐसे स्कूल थे, जो काफ़ी बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे अलग ही फैसिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी सेम हो गई, क्योंकि फिज़िकल स्कूल जो यहाँ पे ये भेद क्रिएट करते थे, वो तो बंद हो गए। अब शुरू हुए हैं ऑनलाइन स्कूल्स, ऑनलाइन एजुकेशन। तो यहाँ पे तो सभी के पास इंटरनेट है, सभी के पास फ़ोन है। जो चाहे वो वाला चैनल देखो, जो चाहे जिस चैनल से अच्छा लगे, उस चैनल से पढ़ो, ठीक है? तो यहाँ पे एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हुई है। दूसरा, यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हुए हैं। कैसे? पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो लड़कियाँ होती थी, स्पेशली वुमेन जो हुआ करती थी, गर्ल्स जो हुआ करती थी, वो स्कूल तक जा नहीं पाती थी, क्योंकि हो सकता था स्कूल बहुत दूर है, हो सकता था टॉयलेट जैसी फैसिलिटीज़ ना हो स्कूल्स में। सेफ्टी का इश्यू के कारण भी पेरेंट्स कतराते थे, रूरल एरियाज़ में स्पेशली लड़कियों को स्कूल भेजने से, ठीक है? तो ये सब चीज़ों के कारण यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट होता था। इनफैक्ट कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता था कि मान लो घर में एक लड़का है और एक लड़की है, और फैमिली जो है वो पुअर बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती है, तो जो लड़की है ना, उसकी पढ़ाई या तो छुड़वा दी जाती थी, या तो उनको उसका एजुकेशन प्रॉपर्ली होने नहीं दिया जाता था, बार-बार उसको डोमेस्टिक वर्क्स में लगाया जाता था, और लड़का जो है वो अच्छे स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ रहा होता था। तो ये जो है, ये ब्रेक डाउन हो गया है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब सभी एक समान है, सभी के पास फ़ोन हो गए, अगर सभी के पास इंटरनेट है, तो सभी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी यहाँ पे डिफरेंस के। क्योंकि देखो अब क्या है कि दूर का प्रॉब्लम है नहीं कि स्कूल दूर है, ये प्रॉब्लम है नहीं कि स्कूल में टॉयलेट है कि नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ जो करना है वो घर पे बैठ के करना है, जो पढ़ना है घर पे बैठ के पढ़ना है। तो इसीलिए ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स हट गए। देन वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन आर एबल टू गेट स्किल्स बिकॉज़ ऑफ दीज़ ऑनलाइन मीडियम्स। तो यहाँ पे इनका एम्पावरमेंट हुआ है, इनको स्किल्स मिल रही है, तो इनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ रही है। इसके अलावा एज ग्रुप्स में जो इनइक्वालिटीज़ हुआ करती थी, वो रिड्यूस हो रही है। पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, जो एल्डरली हैं, जो अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के आने से कई सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे ड्यूरिंग द कोविड ऑल्सो, जो नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है? कई सारे लोगों ने तो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू एमबीए भी कर लिया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी हो रही थी। देन यहाँ पे एजुकेशन एज़ अ मैटर ऑफ क्लास। तो देखो यहाँ पे हमने देखा, जो मैं आपको चीज़ बता रही थी ना, कि एक पुअर फैमिली है जो अपने बच्चों को सिर्फ़ एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में डाल पा रही है, और एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है जो कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डाल रही है। तो यहाँ पे एजुकेशन जो था ना, उसको यहाँ पे क्लास का सिंबल बना दिया गया। जो एजुकेशन है, अगर ये सोच के जो रिच फैमिली है वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डाल रही है, कि आस-पास वाले लोग क्या पूछेंगे कि कौन से स्कूल में आपका बच्चा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एजुकेशन एक क्लास का सिंबल बन गई, ठीक है? तो अब ये जो नोशन है, क्लास का सिंबल वाला जो नोशन है, वो खत्म होगा बिकॉज़ ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि सभी के बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही चैनल के थ्रू, एक ही टीचर के थ्रू, एक ही एजुकेटर के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल मोबिलिटी है, ठीक है? स्ट्रक्चरल मोबिलिटी कैसे, कि यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन के कारण क्या हो रहा है, मास एजुकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। अब इस मास एजुकेशन के कारण हम समझ सकते हैं कि क्योंकि ये मास एजुकेशन फैल रहा है, पूरी की पूरी सोसाइटीज़ जो है मास चंक में यहाँ पे इनका एजुकेशन हो रहा है, और इसी के लिए यहाँ पे ये मोबिलिटी आ रही है स्ट्रक्चर में। मतलब कि ये अपनी जो स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें अपनी जो पोज़ीशन है सोशल हायरार्की में, इनको ये आगे-पीछे कर पा रहे हैं, ये लोग जिनको कि ये मास एजुकेशन का बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी तो एक है ही, कि आप किसी भी टाइम पे कभी भी बैठ के अपना जो भी लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको खोल के पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा देखो, ये बैरियर्स को ब्रेक डाउन कर रही है। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के बिना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ये यहाँ पे आप फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो। एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी। तो देखो वैसे क्या होता था, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी एजुकेशन को एक्वायर करने में, अब ये इश्यू नहीं आएगा। फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, ठीक है? तो यहाँ पे इंडिविजुअल अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपने आप का एजुकेशन करवा सकता है, ठीक है? उसके अलावा ऑनलाइन क्लासरूम्स भी, इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासरूम्स भी किसी के भी घर तक आ गई हैं बिकॉज़ ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन। इसके अलावा गेमिफिकेशन जो हुआ है लर्निंग का, इसके कारण इंटरैक्टिव लर्निंग बढ़ी है, और लर्निंग की जो इफेक्टिवनेस थी ना, एजुकेशन की इफेक्टिवनेस, वो भी बढ़ी है। आगे बात करते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इसके नेगेटिव्स को देखता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। पहली चीज़ ये
कि हमारे देश में आज भी डिजिटल गैप है। रूरल और अर्बन के बीच में देख लो, तो यहाँ पे एक डिजिटल गैप आपको देखने को मिलती है। पुअर और रिच के बीच में आप देख लो, तो यहाँ पे भी एक तरह से गैप देखने को मिलती है। हर किसी के पास यहाँ पे स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो एक सोशल इनइक्वालिटी ये क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो एलाइट क्लास के पास से चली गई, मतलब कि जिसके पास यहाँ पे इंटरनेट है, जिसके पास यहाँ पे स्मार्टफ़ोन है, उसके पास यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो इन्फॉर्मेशन भी एलाइट बेस्ड हो गई। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का भी यहाँ पे क्लास से कनेक्ट कर दिया गया इन्फॉर्मेशन को भी। देन एक है लैंग्वेज बैरियर। कई बार हम देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में या फिर हिंदी में होता है हमारे देश में। लेकिन कई सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो इंग्लिश, हिंदी नहीं समझते। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज को ही समझते हैं, उनके लिए एजुकेशन एक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले जो रीजन हैं, ट्राइबल रीजन्स जो हैं, उनके लिए यहाँ पे एजुकेशन इक्वालिटी क्रिएट नहीं कर रहा है बिकॉज़ ऑफ दिस लैंग्वेज बैरियर। फिर उसके अलावा सोशल आइसोलेशन। देखो, एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और आपने खुद भी महसूस की होगी, जब हम यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ते हैं या फिज़िकल मीडियम नहीं होता है, तब हम पढ़ते हैं तो हमारा इंटरैक्शन उतना नहीं हो पाता जितना कि एक ऑफलाइन क्लास में होता है। तो यहाँ पे इंटरैक्शन की कमी है और इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये आइसोलेशन को प्रमोट करता है। सोशल आइसोलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है बिकॉज़ ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन। ओके, जिसके कारण कि इंटीग्रेशन जो है सोसाइटी में कम होता है। इसके अलावा जेंडर गैप भी देखने को मिलती है, क्योंकि कई सारी फैमिलीज़ हैं जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें पैट्रियार्की काफ़ी प्रिवेल करती है, और ऐसी फैमिलीज़ जो हैं, वो अपनी जो घर की वुमेन हैं, जो अपने घर की गर्ल्स हैं, उनको फ़ोन एक्सेस नहीं करने देती, उनको इंटरनेट एक्सेस नहीं करने देती। ऐसे में वो पढ़ेंगी कैसे? ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट पेनिट्रेशन भी सब जगह नहीं है, रूरल एरियाज़ में स्पेशली इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है। इसके अलावा फैमिली फंक्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं। पहले क्या होता था फैमिली में कि पहले न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी, ठीक है? इसमें जो मदर एंड फादर हैं वो अपनी जॉब पे चले जाते थे, जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते थे। अब क्या हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, तो मदर फादर के ऊपर ही वापस से रोल आ गया है ये एजुकेशन का। पहले क्या हुआ था कि पहले भी फैमिली एजुकेशन देती थी, उसके बाद जैसे-जैसे हम मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ बढ़े तो वैसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ आए, ये एजुकेशन का रोल प्ले करते थे। लेकिन अब वापस से फैमिली जो है उसके ऊपर आ गया है ये एजुकेशन का जो रोल है वो प्ले करने का बर्डन। ओके। इसके अलावा एक टेक्निकल कॉम्पिटेंस का भी इश्यू है। हर कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि उसको टेक्नोलॉजी समझ में आए, हर कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो ज़ूम कॉल के थ्रू क्लास अटेंड कर ले, ठीक है? हर कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो गूगल मीट के थ्रू यहाँ पे अपना जो भी क्लास है वो अटेंड कर ले, तो टेक्निकल कॉम्पिटेंस जो है एक तरह की इनइक्वालिटी यहाँ पे क्रिएट करती है। इसके अलावा देखो रेपुटेशन से रिलेटेड हो गया है अब एजुकेशन, ठीक है? यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं, अच्छा एक चीज़ ये देखो कि जैसे जो भी एम्प्लॉयर है, मान लो कि आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट ने ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू यहाँ पे अपनी डिग्री हासिल करी। अब जब आप एम्प्लॉयर के पास जाओगे तो एम्प्लॉयर आपकी एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेगा, ठीक है? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उनको लगेगा ऑनलाइन एजुकेशन में आपने क्या ही पढ़ा होगा। एक ऐड भी आती है, शायद अपग्रेड की ऐड है, ठीक है? तो ये अपग्रेड पे भी ये सेम कांसेप्ट है, आपने देखी होगी ये ऐड, जिसमें जो लेडी हैं वो बोलती हैं कि अपग्रेड से उन्होंने कोर्स किया है एक, तो उनके फ्रेंड्स उनका मज़ाक उड़ाते हैं कि इससे क्या ही होगा, टाइम पास था ये तो, ठीक है? तो यहाँ पे एक रेपुटेशन का इश्यू है। दूसरा सोशल इंटरैक्शन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया आइसोलेशन ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। साथ में ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये उतना कन्विंसिंग नहीं रहता, जो ऑनलाइन मीडियम है वो उतने कन्विंसिंग नहीं रहते जितने कि ऑफलाइन मीडियम्स रहते हैं। इसके बाद एवरी लर्नर इज़ डिफरेंट, हर लर्नर डिफरेंट है, इसीलिए उसका जो वीडियोज़ देखने का तरीका है वो भी सबको ज़रूरी नहीं है कि सूट करे, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि हर कोई यहाँ पे वीडियोज़ के थ्रू लर्न कर सके, किसी-किसी को फिज़िकल पर्सनल टच भी चाहिए होता है, ठीक है? फिज़िकल स्कूल्स चाहिए होते हैं, पर्सनल टच भी चाहिए होता है। तो ये हमने देखा। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो देखो इसमें वे फॉरवर्ड हम सोशियोलॉजिकली जाएँ तो इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है हमको ये जो डिजिटल गैप है, जो कॉन्सेप्ट स्कूल ने बताई हमको, ये डिजिटल गैप को हम यहाँ पे कर्ब करें, एड्रेस करें, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें डिजिटलाइज़ेशन के लिए। साथ में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी आगे आ सकते हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स अपने ई-रिसोर्सेज़ जो हैं उनको एक्सेसिबल और अवेलेबल करा सकते हैं स्कूल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन सभी को मिला हुआ है, ठीक है? तो राइट टू एजुकेशन को हमको और एक्सपांड करना चाहिए थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है अगर हम यहाँ पे कनेक्टिविटी इंश्योर कर लें, और साथ में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का एक्सेस सभी को मिलेगा, ये इंश्योर कर ले तो, ठीक है? दूसरा ट्रेडिशनल क्लासरूम जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्कोप छोड़ती हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है? साथ में देयर इज़ अ नीड फॉर डीप रिफ्लेक्शन ऑन करिकुलम। तो करिकुलम में हमारे ध्यान होना चाहिए कि हम करिकुलम में क्या पढ़ा रहे हैं। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ हम एकेडमिक्स पढ़ाएँ, सिर्फ साइंस पढ़ाएँ, सिर्फ साइंटिफिक लिटरेसी दें। साइंटिफिक लिटरेसी तो हमको देनी है, साथ-साथ में मॉरल एजुकेशन भी हमको देना है, ठीक है? मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना हमको उनको सिखाना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं बेसिकली इन द वे फॉरवर्ड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इश्यू की बात करते हैं।
देखो नेक्स्ट इशू है हमारा इंटरफेथ मैरिजेस एंड एंटी कन्वर्जन लॉज। तो हमारा नेक्स्ट इशू है इंटरफेथ मैरिज एंड एंटी कन्वर्जन लॉज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरफेथ मैरिज एंड एंटी कन्वर्जन लॉज की, और हम ये क्यों बात कर रहे हैं, क्यों ये न्यूज में था। तो देखो ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर आए हैं इंटरफेथ मैरिजेस के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक अपना लॉ लेकर आया है, यूपी भी अपना लॉ लेकर आया है, ऐसे सेम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी लोग अपने अपने लॉज लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैरिज को, कि ये मैरिज क्या है, हिंदूज में मैरिज क्या होती है, मुस्लिम्स में मैरिज क्या होती है, किस तरह से यहाँ पे जो सेकुलर मैरिजेस हैं वो हो सकती हैं, इंटरफेथ मैरिजेस क्या होती हैं, क्या इसके कॉजेज होते हैं, और इसके साथ साथ किस तरह से यहाँ पे जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं इनके क्या प्रोविजन और किस तरह से ये सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन मैरिज एंड चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे रिलेशनशिप पूछी है कि मैरिज और फैमिली के जो चेंजिंग फॉर्म्स है उसमें किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जामिन द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैरिज एंड फैमिली एज अ रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं इकोनॉमिक और सोशल ऑर्डर में, उस हिसाब से आपको बताने मैरिज और फैमिली के क्या ट्रेंड्स है उसको। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। देखो यहाँ पे हम डिस्कस करें सबसे पहले कि मैरिज होती क्या है। तो मैरिज को आप डिफाइन कर सकते हो एज लीगली एंड सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन द इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के बीच में लीगली एंड सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन जो है उसको हम मैरिज कहते हैं। मर्डॉक के हिसाब से मैरिज क्या होती है, अकॉर्डिंग टू हिम मैरिज इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन व्हिच इन्वॉल्व्स रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली। तो तीन फंक्शन ये बताते हैं मर्डॉक की कौन कौन से फंक्शन होते हैं मैरिज के, जैसे कि एक होता है रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन, दूसरा होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और तीसरा है न्यूक्लियर फैमिली का फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे समझो कि इंडियन सोसाइटी में मेजोरिटी हम देखें तो यहाँ पे हिंदूज हैं एंड मुस्लिम्स हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटीज हैं, हालांकि मुस्लिम्स को माइनॉरिटी माना जाता है। इन दोनों के अलग अलग यहाँ पे मैरिज के नोशन है। जैसे हिंदूज में मैरिज को एज अ सेक्रामेंट माना जाता है, यानी कि एक संस्कार माना जाता है, एक सेक्रामेंट माना जाता है, एक पवित्र चीज मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन फॉर लाइफ जो मैरिज है वो एक तरह से यूनियन फॉर लाइफ माना जाता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता अंडर द हिंदू रिलीजन ट्रेडिशन। ओके, तो यहाँ पे हिंदू ट्रेडिशन ये मानते हैं कि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। एक बार आपकी किसी से शादी हो गई तो उसके साथ आपका लाइफ टाइम का यूनियन हो गया। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे जो मैरिटल राइट्स होते हैं ना, जिस हिसाब का यहाँ पे आपने देखी होगी कोई भी शादियां जो होती है उसमें कितने सारे रिचुअल्स होते हैं, कितने सारे वचन लिए जाते हैं। तो ये सब चीजें जो दिखाती हैं ये दिखाती हैं कि किस तरह से मैरिज एक सैक्रामेंट है और दूसरा इसको आप तोड़ नहीं सकते 7 जन्म तक। तो इस तरह के नोशन यहाँ पे प्रिवेल करते हैं। और बात करें तो केएम कपाड़िया के हिसाब से हिंदू मैरिज जो है वो एक सोशली अप्रूव्ड यूनियन है मैन एंड वुमेन का, जो कुछ जिसके कुछ फंक्शन है जैसे कि धर्म को यहाँ पे स्टैब्लिश करना, प्रोक्रिएशन, सेक्सुअल प्लेजर, उसके अलावा सर्टेन ऑब्लिगेशन होती हैं जिनको यहाँ पे कवर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए मैरिज का सहारा लिया जाता है। जैसे कि अगर आप बोलो एज ए सेक्रामेंट हिंदू मैरिज एम्स टू फुलफिल सर्टेन रिलीजियस ऑब्लिगेशन। अब ये रिलीजियस ऑब्लिगेशंस क्या-क्या हो सकती हैं, क्या काम यहाँ पे क्या ऑब्लिगेशन फुलफिल करता है मैरिज, केएम कपाड़िया के अकॉर्डिंग और कुछ एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से भी, इन जो हिंदू टेक्स्ट हैं उनके हिसाब से भी 3 मेन एम्स है मैरिज के। सबसे पहला है धर्म, यानी कि ड्यूटी है, जो मैरिज है वो एक ड्यूटी है। दूसरी चीज है प्रजा यानी कि प्रोजनी, यानी कि रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, और थर्ड है रति यानी कि सेंसुअल प्लेजर। तो सेंसुअल प्लेजर, रिप्रोडक्शन और एज अ ड्यूटी यहाँ पे मैरिज को कंसिडर किया जाता है, इसके मेजर एम्स ये कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा एंडोगैमी की भी बात की गई है हिंदू स्क्रिप्चर्स में कि यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है अपनी ही कास्ट में, अपने ही रिलीजन में शादी करे, ये चीज कहती है हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी डिविजन है, जैसे कि गोत्र की बात करें तो अपने ही गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, प्रवरा में और सपिंड में। यहाँ पे इसको लेकर एक्सोगेमी भी प्रिवेल करती है हिंदुइज्म में। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ना इंटरफेथ मैरिजेस की, तो उसमें हम इंटरकास्ट की भी बात करें, इंटरकास्ट मैरिजेस की भी बात करें और साथ में इंटर रिलीजियस मैरिजेस की भी बात करें। तो इसकी ओवरऑल हम इसकी बात करें, लेकिन जो भी हमारे जो लॉज है, एंटी कन्वर्जन लॉज है, वो बेसिकली इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस हैं उनको टारगेट करते हुए बनाए गए हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आगे बात करते हैं हम। हिंदू स्क्रिप्चर्स में आपको 8 तरह की मैरिजेस देखने को मिलेंगी, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मा मैरिज है, देवा मैरिज है, अर्षा मैरिज है, असुरा है, उसके अलावा गंधर्व है जिसको लव मैरिज कहते हैं, प्रजापत्य है,
राक्षस मैरिज है और पिशाच मैरिज है। तो ये मैरिजेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैरिजेस की टाइप्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, किस मैरिज में क्या होता है। लेकिन मेजरली ये 8 मैरिजेस कही गई हैं। इसमें सबसे जो अच्छी मैरिज है वो ब्रह्मा मैरिज मानी गई है, ठीक है? इसके अलावा बाकी सब मैरिजेस में उतनी अच्छा नहीं माना गया है, स्पेशली जो गंधर्व मैरिज है, जो लव मैरिज है, उसको अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का एक्सेप्टेंस इसको नहीं मिलता आसानी से। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम मुस्लिम मैरिज की। तो देखो मुस्लिम्स में, इस्लाम में मैरिज को एक सैक्रामेंट नहीं बल्कि एक यहाँ पे सेक्युलर बॉन्ड माना जाता है, ठीक है? एक सेक्युलर बॉन्ड इसको माना जाता है, कोई रिलीजियस सैक्रामेंट नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि एक सिर्फ एक सोशल या सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको आप टर्मिनेट कर सकते हो। यानी कि देखो यहाँ पे हिंदूज में हमने देखा था, हिंदुइज्म में इसको एक सैक्रामेंट माना जाता है जिसको आप टर्मिनेट कभी नहीं कर सकते, ठीक है? वो जन्मांतर का रिश्ता हो गया आपका। लेकिन मुस्लिम्स में इसको एक सिर्फ सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जिसमें कि इसको आप टर्मिनेट नहीं, कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो। इसको निकाह कहते हैं, ठीक है? निकाह होता है, यहाँ पे एक प्रीस्ट होता है जिसको काजी कहते हैं, उनके प्रेजेंस में ये निकाह होता है, ठीक है? डाइवोर्स के भी कुछ यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पे जो भी निकाह होगा, यहाँ पे सिर्फ एक तरह का निकाह माना जाता है जहाँ पे कंसेंट हो, मैन एंड वुमेन दोनों का ही कंसेंट हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है निकाह में, ठीक है? मुस्लिम मैन जो है वो किसी भी नॉन मुस्लिम वुमेन से यहाँ पे मैरी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम वुमेन के पास ये प्रिविलेज नहीं होता है। विडो रीमैरिज भी यहाँ पे अलाउड होती है, इंडियन मुस्लिम्स में विडो रीमैरिज भी होती है, हालांकि अब तो हिंदूज में भी हो रही है, लेकिन हम स्क्रिप्चर्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसमें देखोगे तो विडो रीमैरिज भी अलाउड है मुस्लिम्स में। और मुस्लिम्स अपने से बाहर, अपने रिलीजन से बाहर भी किसी से भी शादी कर सकते हैं, स्पेशली मैन। ओके, आगे बात करते हैं हम। तो देखो एक स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, ये बात करता है कि जिनको भी इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस करनी है, तो उनको किस तरह से बिना रिचुअल्स के, बिना कस्टम्स के आप यहाँ पे मैरिज को सोलेमनाइज कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज ये बताते हैं ये स्पेशल मैरिज एक्ट। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो हैं उनको कराया जा सकता है, किस तरह से सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश की जा सकते हैं एज अ मैरिज, ठीक है? तो मैरिज के किस तरह से सेक्युलर इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन इनका कराया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर भी जो पेपर है, न्यूज़पेपर्स हैं, इनमें कई सारे आर्टिकल्स ऐसे आते रहते हैं जिसमें कि ये बताया जाता है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो काम करना था, जिसको फैसिलिटेट करना था इस तरह की मैरिजेस को, वो उल्टा एक तरह से हिंड्रेंस बन रहा है इस तरह की मैरिजेस में। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका बहुत बड़ा इलैबोरेट प्रोसीजर है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे मान लो 2 पर्सन है, ए और बी, ये दोनों अलग-अलग रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं। इनको शादी करनी, कोर्ट मैरिज करनी है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। तो ये दोनों जो है, इनमें से कोई भी एक जाए 30 डेज़ पहले, ठीक है? 30 डेज़ पहले जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और वहाँ पे यहाँ पे ये बताएगा कि हमको शादी करनी है। यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे मैरिज नोटिस निकालेंगे। ये मैरिज नोटिस जो है 30 डेज़ तक रहेगा। अगर कोई भी आता है और ऑब्जेक्ट करता है इनकी शादी को, तो यहाँ पे जो मैरिज रजिस्ट्रार है, जो भी यहाँ पे मजिस्ट्रेट है, वो इनकी शादी को इंक्वायर करेगा और देखेगा क्या सच में इनके जो ऑब्जेक्शन है वो सही है। अगर ऑब्जेक्शन सही होंगे तो यहाँ पे सोलेमनाइज नहीं हो पाएगी ये जो मैरिज है, और अगर नहीं आता है कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने, कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रॉपरली ये शादी हो पाएगी, वैलिडेट हो पाएगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना था, कुछ पार्टीज जो है, कुछ विक्टिम जो है, उनका कहना ये था कि कई सारे जो स्टेट्स हैं ओवर एक्साइटेड हैं इस तरह के लॉज को फुलफिल करने में, क्योंकि ये चीज हमारे अभी भी, आज भी हमारे सोसाइटी में पेट्रियार्की ज्यादा प्रिवेल कर रही है। आज भी लीगैलिटी जो है लॉज की उतनी ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है? जबकि लॉज हैं, स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे लोगों का कहना था कि कुछ स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा में भी ये चीज हुई थी। मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हरियाणा में भी ऐसा हुआ था कि मानो कि कोई जो कपल्स हैं, इंटर रिलीजियस कपल जो शादी करना चाहते हैं, वो जाते हैं, नोटिस वगैरह देते हैं, और ये नोटिसेस न्यूज़पेपर में छाप दिए जाते हैं इन मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है? जो रजिस्ट्रार हैं मैरिज के, उन्होंने यहाँ पे न्यूज़पेपर में छाप दिया, उनके पेरेंट्स तक को कंसल्ट किया कि आपके बच्चे यहाँ पे आए हैं शादी करने, तो क्या आप इससे आपको ये मंजूर है, ठीक है? तो वो लोग सब भाग के आए हुए होते हैं और यहाँ पे इस तरह का काम हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये भी था, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनका कहना ये भी था कि यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी जो है इंडिविजुअल्स का, वो यहाँ पे हिंडर हो रहा है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है? तो राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे हिंडर हो रहा है। दूसरा एक और राइट है हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू चूज वन्स पार्टनर। तो यहाँ पे हर किसी का अपना खुद का पार्टनर चूज करने के लिए यहाँ पे हर किसी के पास एक फंडामेंटल राइट है, वो भी यहाँ पे कर्व हो रहा है अगर इस तरह के ओवर एक्साइटेड यहाँ पे प्रोविजंस लगाए जाएंगे तो, ठीक है? आगे बात करते हैं, देखो क्यों ऐसा हो रहा है, इंटरफेथ मैरिजेस क्यों बढ़ रही हैं? तो सबसे पहले सोशल फैक्टर्स है इसके पीछे, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म का जो है वो राइज हो रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से वर्क पैटर्न बदल रहा है, किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर जो है हमारी सोसाइटीज में बढ़ रहा है, और जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो सोसाइटी है उसमें इंडिविजुअलिज्म भी बढ़ता है।
तो ऐसे में जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंशिएटेड हो रहा है अपनी कम्युनिटी से और ऐसे में उसके अंदर इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है कम्युनिटी आइडेंटिटी से, ठीक है? आप देखोगे कि यहाँ पे उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता कम्युनिटी आइडेंटिटी कौन है। आप जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, किसी भी कॉलेज में जाते हो, तो आप नहीं सोचते कि मेरा फ्रेंड जो है वो मेरी ही कास्ट, मेरी ही रिलिजन का हो, ठीक है? तो यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म बढ़ता है जैसे-जैसे आप मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ते हो, जैसे-जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है स्पेशलाइज़ेशन जैसे-जैसे बढ़ता है, जैसे देखो आपने दरखाइन की भी थ्योरी पढ़ी होगी, जैसे-जैसे सोसाइटी में जो है यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी, मटेरियल डेंसिटी बढ़ेगी, उसी के साथ-साथ यहाँ पे जो है डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ेगा, हाई डिवीज़न ऑफ लेबर आएगा और हाई डिवीज़न ऑफ लेबर में आप देखोगे कि यहाँ पे स्पेशलाइज़ेशन बढ़ता है, तो साथ-साथ में सोसाइटी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है और यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन बढ़ता जाता है, स्पेशलाइज़ेशन बढ़ता जाता है। ऐसे में सोसाइटी जो है, उसमें हालाँकि इंटीग्रेशन रहता है, लेकिन कम्युनिटी बॉन्ड्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने कि यूजुअली हुआ करते थे ट्रेडिशनल सोसाइटी में और इसी के कारण इंडिविजुअलिज्म बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़ है इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है एजुकेशन में, वैसे-वैसे वुमेन का भी इमेंसिपेशन ज़्यादा हो रहा है। वुमेन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल हो रही हैं, हाउस होल्ड के बाहर भी उनकी एक दुनिया है। तो यहाँ पे रोल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं वुमेन के भी, ठीक है? तो यहाँ पे जो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ करता था, वो चेंज हुआ है और अब एक थोड़ा-सा ज़्यादा इमेंसिपेटेड डिवीज़न ऑफ लेबर हो रहा है। वुमेन में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है और ऐसे में दे वांट कि उनके पसंद का जो भी उनका जो पार्टनर हो वो उनके पसंद का हो, जो उनको रिस्पेक्ट करे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स भी आजकल आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, सोशल मीडिया साइट्स आ गई हैं, उसके थ्रू भी यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं इंटरैक्ट करते हैं एक-दूसरे के साथ और अल्टीमेटली उनको एक-दूसरे को पसंद कर लेते हैं, इंटरफेथ मैरिजेस होने लगती हैं, ठीक है? तो ये सब कारण है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, ठीक है? तो वुमेन का एमांसिपेशन जो है मेजरली इकोनॉमिक फैक्टर से लिंक्ड है। आगे बात करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स की, तो देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि वुमेन का जो इंडिपेंडेंस है वो बढ़ रहा है। इगैलिटेरियन फैमिली नॉर्म्स चाहती हैं वुमेन, ठीक है? कि चाहती हैं कि फैमिली नॉर्म्स इक्वल हों, यहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ है उनके रोल्स इक्वल हों। ऐसे में वो खुद अपना पार्टनर चूज़ करना चाहती हैं। तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग हो गई, चाइल्ड रियरिंग हो गई, फाइनेंस हो गया, हाउसहोल्ड टास्क हो गया, ऐसे सभी चीज़ों में वुमेन चाहती हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं, वो उनको इक्वल पोज़ीशन दें और ऐसा वो समझती हैं कि वो अपनी पसंद से इसलिए सिलेक्ट करते हैं और उसके साथ में यहाँ पे इंटरफेथ मैरिजेज़ बढ़ती हैं। देन वुमेन को सेल्फ फुलफिलमेंट चाहिए होता है। क्योंकि देखो वुमेन जो है उन्होंने बहुत टाइम से देखा है पैट्रियार्की वगैरह में कि उनको यहाँ पे प्रॉपर से नहीं दिया जाता है इन एनी टाइप ऑफ डिसीजन। इसीलिए अब जैसे-जैसे उनका एजुकेशन बढ़ रहा है, जैसे-जैसे वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रही है, दे वांट समवन टू बी देयर पार्टनर जो कि उनको इक्वल राइट्स, इक्वल यहाँ पे रिस्पेक्ट दे। ठीक है? तो यहाँ पे ये सेल्फ फुलफिलमेंट जो है ये भी एक कारण बन जाता है। तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन जैसे-जैसे हो रहा है, फैमिली रोल्स जो इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो रहे हैं, नए फैमिली रोल्स, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इन सब के कारण भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स देयर ओन चॉइस ऑफ पर्सन्स, ठीक है? दूसरी चीज़ है कल्चरल फैक्टर्स। तो कुछ इंडिविजुअल चॉइसेस जो होती हैं, उनमें देखा गया है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं, उनमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ डिक्लाइन हो रही हैं, ठीक है? यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, टेलीविज़न, मोबाइल्स ये सब जो है, ये भी देखा जाता है कि ये फैमिली मेंबर्स को दूर ले जाते हैं और लोगों को बाहर की दुनिया के पास में लाते हैं। तो यहाँ पे कल्चरल फैक्टर्स है जिसमें कि टेक्नोलॉजी हैज़ बीन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? इसके साथ में हम देखते हैं कि गांधी जी के क्या व्यूज़ थे अबाउट दिस एंटी कन्वर्जन। देखो अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, क्यों ये एंटी कन्वर्जन इंटरफेथ मैरिजेज़ की तो हमने बात की, एंटी कन्वर्जन लॉज़ क्यों आ रहे हैं? तो देखो हमारे देश में एक नोशन प्रिवेल कर रहा है जिसको कहते हैं हम लव जिहाद, ठीक है? इसको आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हो, कुछ लोग इसको रियल मानते हैं, कुछ लोग इसको फेक मानते हैं, ठीक है? हम इसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे लेकिन लव जिहाद में कहा क्या जाता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर ये नोशन है कि जो मुस्लिम मेन है, ठीक है? मुस्लिम मेन यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम वुमेन है, उनको बहला-फुसला के उनके साथ प्यार-व्यार का नाटक करके उनको अल्टीमेटली उनके साथ शादी करते हैं सो दैट ये अपनी जो पॉपुलेशन है इनको बढ़ा सकें और ये माइनॉरिटी ना रहे। हिंदूज़ माइनॉरिटी में आ जाएँ, मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ जाएँ, ये लव जिहाद का नोशन है। हालाँकि ये नोशन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? क्यों सही नहीं है? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है? अब देखो दोनों चीज़ों के यहाँ पे तर्क दिए जाते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। अभी तक इसके कोई भी यहाँ पे लीगल यहाँ पे फैक्ट्स नहीं है, कोई भी इसका
ट्राइड एंड टेस्टेड वाला जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। मतलब इसके पीछे कोई भी फैक्चुअल बैकिंग नहीं है अभी तक, ठीक है? तो ये लव जिहाद का नोशन आज की डेट में सिर्फ़ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हालाँकि कई सारी जो गवर्नमेंट्स हैं हमारे स्टेट्स की, वो इसको काफ़ी सीरियसली लेती हैं और उनका मानना है कि यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है, वो बेसिकली कन्वर्जन किया जा रहा है शादी करने के लिए। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनका कहना ये है कि बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो मेन हैं, वो मुस्लिम मेन हो गए या जो माइनॉरिटी से बिलॉन्ग करने वाले जो मेन हैं, वो बेसिकली वुमेन का यहाँ पे कन्वर्जन करना चाहते हैं, जो रिलीजियस कन्वर्जन करना चाहते हैं, इसीलिए वो उनसे मैरी कर रहे हैं। तो सिर्फ़ इस चीज़ के लिए मैरी करने के लिए कन्वर्जन करना या फिर सिर्फ़ कन्वर्जन करने के लिए मैरी करना, इस चीज़ को यहाँ पे कर्ब करने की कोशिश कर रहा है स्टेट बाय यूजिंग दीज़ एंटी कन्वर्जन लॉज़। तो यहाँ पे गांधी जी के व्यूज़ क्या हैं? गांधी जी के व्यूज़ हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रोसेलिटाइज़िंग नहीं होना चाहिए, कोई भी जो ज़बरदस्ती वाला कन्वर्जन है वो नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास अपने फेथ को प्रमोट करने का, प्रोपेगेट करने का राइट होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर का क्या व्यू है? बी आर अम्बेडकर ने तो ये माना कि कन्वर्जन होना चाहिए, कन्वर्जन इज़ गुड फॉर सोसाइटी। इनका मानना था कि इससे सोशल एलिवेशन आता है और इससे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कास्ट सिस्टम का, वो खत्म होता है। क्योंकि इन्होंने खुद भी अपना जो कन्वर्जन था लास्ट में इनकी जो लाइफ का लास्ट पोर्शन था, उसमें ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है? तो इन्होंने लगभग 3 लाख से ज़्यादा अनटचेबल्स को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट भी कराया था। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों के अलग-अलग व्यूज़ हैं। देखो ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। लव जिहाद एक्चुअल में एक्ज़िस्ट करता है या नहीं करता है, ये हमें नहीं पता, ठीक है? इसकी कोई लीगल बैकिंग्स नहीं है। कई सारे लोग मानते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो इनके बारे में जब भी आप लिखो तो इनको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कॉशियस होके इनके बारे में आपको डील करना चाहिए इस तरह के टॉपिक से, ठीक है? आगे बात करते हैं हम। देखो अब यहाँ पे जो लॉज़ आए हैं एंटी कन्वर्जन लॉज़, वो क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने यूपी गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स जो हो रहे हैं, उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए लव जिहाद जैसे जो नोशंस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे ये लॉ लाया गया है। ये लॉ बोलता है कि यहाँ पे अलेज्ड कॉन्स्पिरेसी होती है मुस्लिम मेन के द्वारा कि वो हिंदू वुमेन को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकें इस्लाम में उनसे शादी करके, ठीक है? तो बेसिकली ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, इसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे इस तरह के लॉज़ लाए गए हैं। पहला प्रोविज़न इसका ये बोलता है कि जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं फॉर मैरिज स्पेशली अगर आप यहाँ पे सिर्फ मैरिज के लिए कन्वर्ट हो रहे हो तो यहाँ पे ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दूसरी चीज़ जो ओनस रहेगा कि आप इसके लिए ही मैं यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैरिज करनी उसके लिए कन्वर्जन नहीं कर रहे हो, ये चीज़ का जो ओनस रहेगा वो उसके ऊपर रहेगा जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे नोटिस पीरियड जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा वो 2 महीने का दिया जाना चाहिए। मतलब मान लो कि ए पर्सन को यहाँ पे मुस्लिम टू हिंदू, हिंदू टू मुस्लिम जो भी बनना है, तो वो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको 2 महीने का प्रायर नोटिस दे और उसके बाद वो जाके यहाँ पे कन्वर्जन करा सकता है। इसके बाद अगर कोई वुमेन को यहाँ पे सोल पर्पस मैरिज के सोल पर्पस के लिए ही यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है तो इसको पूरा नल एंड वॉइड माना जाएगा इस शादी को, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो लॉज़ हैं, इनका अपना कुछ लॉजिक है, लेकिन इसके पीछे क्रिटिसिज़्म काफ़ी शार्प है। एक चीज़ का कहना एक जो सेक्शन है सोसाइटी का, उनका कहना ये है कि लव जिहाद जैसा कोई कांसेप्ट एक्ज़िस्ट ही नहीं करता। इसकी ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, ना ही कोई लीगल इसका बेसिस है। ओके। इसके अलावा आर्टिकल 21 जो है वो भी इसको प्रोहिबिट करता है क्योंकि आर्टिकल 21 हर किसी को राइट देता है यहाँ पे टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन्स चॉइस। तो आप रिलीजियस कन्वर्जन के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि नहीं आप लोग शादी नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 भी ये बोलता है कि हर किसी के पास फ्रीडम है टू ऑफ कंसाइंस द प्रैक्टिस एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ वन्स चॉइस इंक्लूडिंग नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन आर ऑल्सो गारंटीड। तो यहाँ पे आर्टिकल 25 भी बोलता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप चाहें तो अपना प्रोपोगेट करें, अपना प्रमोट करें, रिलीजियसली कन्वर्ट हो जाए, जो आपको करना है करें। तो इन आर्टिकल्स के भी ये अगेंस्ट में जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे हम थोड़ा सोशियोलॉजिकली देखें इन लॉज को, तो एक तो है पेट्रियार्कल रूट्स इसके पीछे, ठीक है? पेट्रियार्कल रूट्स कैसे हैं कि यहाँ पे आज भी हमारी सोसाइटी में ऑनर किलिंग जैसी चीजें होती हैं। ऑनर किलिंग आपने देखा होगा स्पेशली नॉर्थ इंडिया, हरियाणा वाली साइड पे होता है यहाँ पे कि मान लो एक लड़का और लड़की अलग-अलग कास्ट, अलग-अलग रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं या फिर सेम गोत्र से बिलॉन्ग करते हैं जो कि हिंदूज़ जो हैं, जो जिनको नहीं मानते, ठीक है? जिन मैरिजेज़ को सही नहीं मानते, उस तरह की जो भी मैरिजेज़ होती हैं, उनको यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं माना जाता, आज भी सोशली अनएक्सेप्टेबल है और इनको ऑनर के कांसेप्ट से रिलेट कर दिया जाता है कि अगर मान लो बी कोई लड़की है, तो ये लड़की जो है अगर वो भाग जाती है, अगर लड़की किसी और से शादी कर लेती है, कुछ भी करती
जाती है तो ये बी की जो सेक्सुअलिटी है उसको यहाँ पे ऑनर से जोड़ दिया जाता है, फैमिली की, कुल की, ठीक है? तो यहाँ पे ऑनर किलिंग होती है इस चीज़ को लेकर, यहाँ पे मैरेजेस को लेकर यहाँ पे किलिंग करवा दी जाती है जो कपल है उसकी। तो यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे जो पैट्रियार्कल रूट्स हैं आज भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं। पैरेंटल और कम्युनिटी कंट्रोल माना जाता है। जो स्पेशली जो वुमेन है उसकी जो सेक्सुअलिटी है, उसकी जो लाइफ चॉइसेस हैं, लाइफ डिसीजन है, उनके ऊपर पैरेंटल और कम्युनिटी कंट्रोल आज भी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़िस्ट करता है। पहले भी क्या था कि मैरिज सिर्फ़ एक टूल हुआ करता था वुमेन की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने का, और ये चीज़ कास्ट लीनिएज को भी प्रोपेगेट करती है और यहाँ पे वुमेन को हर तरह की ऑटोनॉमी को प्रमोट करने से, हर तरह की ऑटोनॉमी को परफॉर्म करने से रोकती है। तो यहाँ पे जो कम्युनल प्रोपेगेंडा है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, और ये जो कम्युनल प्रोपेगेंडा है ये यहाँ पे वुमेन के राइट्स को सेफगार्ड कम करता है और इनकी मोबिलिटी को ज़्यादा रोकता है, इनके सोशल इंटरैक्शन को ज़्यादा रोकता है और इनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस को भी रोकता है। ठीक है? तो यहाँ पे एक तो पैट्रियार्कल रूट्स है, ठीक है? ये हमने देखा। इसके साथ-साथ सेक्युलरिज़्म में भी इंटरफेयर करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सेक्युलरिज़्म की बात करता है, तो ये सेक्युलरिज़्म से भी इंटरफेयर करता है। ये हमने देखा। इसके अलावा देखो एक और इश्यू इसी से जुड़ा हुआ है जो कि है एलजीबीटीक्यू का, जिसमें कि हम बात करेंगे लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स एंड क्वेयर्स। ये एक नई कम्युनिटी नहीं है, पुरानी ही कम्युनिटी है, लेकिन इनको रिकॉग्निशन इंडिया में अब जाके मिला है। अब मतलब है मेरा, जब सेक्शन 377 हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, तब से इनको ये रिकॉग्निशन मिला है। ऑलराइट। तो यहाँ पे ये न्यूज़ में इसीलिए थे क्योंकि त्रिपुरा में कई सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए कि यहाँ पे एलजीबीटीक्यू मेंबर्स को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इनको काफ़ी हरास किया जा रहा है। यहाँ पे प्राइड मार्चेस भी निकल रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए ये एलजीबीटीक्यू जो इश्यू है काफ़ी न्यूज़ में था। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं कि जेंडर क्या है, सेक्सुअल डिफरेंसेस क्या हैं, तो सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है? तो सेक्सुअल डिफरेंस या सेक्स जो हम बात करते हैं वो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है? मेल एंड फीमेल, यहाँ पे जो बर्थ पे आप नेचुरली हो सकते हो वो सेक्स होता है, बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है ये, ठीक है? जेंडर क्या होता है? जेंडर इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना, इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इट इज़ अ कल्चरल फिनोमेना, इट इज़ अ सोशियोलॉजिकल फिनोमेना। मतलब कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, आपको सोशलाइज़ेशन के थ्रू क्या समझाया जाता है, कौन से रोल आपको एलोकेट किए जाते हैं, वो यहाँ पे आपके जेंडर को डिसाइड करते हैं। तो उसको भी सोसाइटी जो एक्सेप्ट करती है, वो 2 ही जेंडर्स को एक्सेप्ट करती है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है? तो दिस इज़ बेस्ड अपॉन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा रोल एलोकेट किया गया है, कौन से जेंडर का रोल एलोकेट किया गया है, ठीक है? एथनोमेथोडोलॉजी जो है वो बोलती है, यहाँ पे जेंडर को स्टडी करती है एज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हाउ इंडिविजुअल सेक्सुअलिटी इज़ असाइन्ड। तो इंडिविजुअल को किस तरह से सेक्सुअलिटी असाइन की गई है, उसकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डील करता है एथनोमेट्रोलॉजी। अकॉर्डिंग टू दिस मतलब जेंडर जो है वो इन प्रॉब्लम से डील करता है। देन जेंडर रोल्स जो हैं वो सोशो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। कैसे? देखो, जो वुमेन है और जो मेन है, इनके जो रोल्स हैं काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हैं, स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। जैसे कि वुमेन आर्मी में नहीं जा सकती, वुमेन मिलिट्री वाला काम नहीं कर सकती, वुमेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं चूज़ कर सकती। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वुमेन को रोल्स एलोकेट किए गए थे। वैसे ही मेन अगर कुकिंग में जाते हैं, शेफ़ बनते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सोशल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। ठीक है? तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं, जैसे मेन जो है अभी-अभी देखो जो पैटर्निटी लीव है, उसका कांसेप्ट चालू हुआ है, लेकिन पहले ये कांसेप्ट नहीं एक्सेप्टेबल था हमारी सोसाइटी में। तो ये सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट है। सोसाइटी ने इन कंसेप्ट्स को बनाया, इसीलिए इसको जेंडर कहते हैं, ठीक है? जेंडर रोल्स। तो यहाँ पे ये कहती है ये चीज़ कि जेंडर रोल्स जो है सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, और साथ में ये यूनाइटेडली रेनफोर्स करते हैं बाइनरी सिस्टम को। बाइनरी सिस्टम यानी कि या तो आप मेल हो, या तो आप फीमेल हो, या तो आप मैस्कुलाइन हो, या तो आप फेमिनाइन हो। ये थर्ड जेंडर को कंसिडर ही नहीं करते, और ऐसा करने में 2 इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। एक तो है फैमिली, क्योंकि जो अर्ली सोशलाइज़ेशन होता है वो फैमिली ही कराती है। फैमिली में सिर्फ सिखाया जाता है कि एक होता है लड़का और एक होती है लड़की, थर्ड जेंडर की कहीं बात नहीं होती। सोसाइटी भी यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर की बात करती है, तो यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ 2 जेंडर्स के बेसिस पे होता है, ठीक है? तो थर्ड जेंडर की कहीं बात ही नहीं होती। नाउ यहाँ पे जेंडर क्या कितना ज़रूरी है, कितना नहीं ज़रूरी है, इसकी बात करते हैं। तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच में गिडन्स जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये डिसाइड करता है जेंडर को, और ये डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही बायोलॉजिकल डिफरेंस के ऊपर डिराइव्ड है। दूसरा, मर्डॉक ये कहते हैं कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये कल्चरल है, ठीक है? कल्चरल बेसिस पे हम जेंडर्स को डिसाइड करते हैं, और ये लॉजिकल बेसिस, बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग जो है ये लॉजिकल बेसिस बनता है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का। इसके अलावा सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म अप्रोच जो है, ये बेसिकली ये अप्रोच ये बोलती है कि सोसाइटी जो है
सोसाइटी किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई है, क्या परसेप्शन है एक्सटर्नल सोसाइटी का, उसके बेसिस पे इंडिविजुअल बाकी सोसाइटी को समझता है। तो यहाँ पे जेंडर रोल्स जो है, ठीक है, जेंडर रोल्स यहाँ पे आइडियल रोल्स माने जाते हैं कि जैसे जो आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा कि यहाँ पे अगर लड़का हुआ तो पिंक शब्द, लड़की हुई तो पिंक शब्द दिलाएंगे, लड़का हुआ तो सब ब्लू चीज दिलाएंगे। तो ये क्या है, ये जेंडर रोल्स डिसाइडेड है। पिंक इज अ सॉफ्ट कलर, ब्लू इज अ बोल्ड कलर। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रोल्स डिसाइड करने की कोशिश की जाती है। जब हम खिलौने भी देते हैं अपने बच्चों को, तो यहाँ पे लड़कियों को डॉल्स लाके दी जाती है, लड़कों को कार्स बाइक्स लाके दी जाती है। तो यहाँ पे जेंडर रोल्स डिवाइड हो गए कि लड़कियों को आगे जाके डॉल्स के साथ, मतलब कि आगे जाके फैमिली को संभालना है, और लड़कों को बाहर जाना है, इसीलिए वो कार्स के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ये अनइंटेंशनली या इंटेंशनली सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। तो ये जेंडर रोल्स जो है, ये आइडियल रोल्स कंस्ट्रक्ट करती है सोसाइटी इस तरह के जेंडर रोल्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आइडियल रोल्स है ना, ये भी एक तरह से आगे की सोसाइटी को डिराइव करते हैं, शेप देते हैं। ऑलराइट, अब देखो जब हम बात करते हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की, तो इनके क्या इश्यूज हैं, इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहला इशू है माइनस्क्यूल माइनॉरिटी। ये जो है काफी माइनॉरिटी वाली सोसाइटी है, इसीलिए इनको काफी ज्यादा एक्सक्लूजन, काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, काफी ज्यादा डिप्रीवेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके कई सारे मूवमेंट्स भी चले, जैसे सेक्शन 377, ये जब हटा तो एकदम तो नहीं हटा, इसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई इस सेक्शन ने लड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से लड़ी है, न्यू सोशल मूवमेंट के फॉर्म में हमको सोसाइटी में सोशल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक क्यूर प्राइड मूवमेंट भी हमने देखा। ओके, इसके अलावा फैमिली का जो रोल है वो रिडिफाइन हो गया। पहले फैमिली का काम होता था सोशलाइजेशन करना। अब ये सोशलाइजेशन ही अगर गलत हो रहा है, मतलब सोशलाइजेशन गलत कैसे हो रहा है कि सोसाइटी जो है, फैमिली जो है, बच्चों को सिर्फ 2 रोल्स के बारे में बता रही है, सिर्फ मेल और फीमेल। व्हाट अबाउट द थर्ड जेंडर? तो यहाँ पे सोशलाइजेशन जो है गलत हो रहा है, क्योंकि आपने प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन दी नहीं, थर्ड जेंडर के बारे में बताया नहीं। तो यहाँ पे फैमिली ने अपना रोल ढंग से नहीं निभाया। बाद में मान लो ये थर्ड जेंडर जो भी बच्चा है वो मान लो थर्ड जेंडर का निकलता है, तो उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है? उसको ये बीमारी कह के टाल दिया जाता है, तो यहाँ पे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी है और फैमिली सपोर्ट भी प्रॉपर्ली नहीं मिलता, तो यहाँ पे फैमिली के रोल जो है काफ़ी क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे इनको सोशल डिसअप्रूवल और सोशल एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ बाइनरी सिस्टम को कन्फर्म माना जाता है, बाइनरी सिस्टम जो है मेल एंड फीमेल वाला, अगर आप इससे कन्फर्म नहीं करते, तो यहाँ पे आपके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूजन, काफ़ी ज़्यादा डिसअप्रूवल रहेगा सोसाइटी में। ओके, इसके अलावा देखो कुछ इश्यूज ये भी हैं कि यहाँ पे होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया है। कई सारे लोग जो हैं वो एंटी गे ऑपरेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है? एंटी गे मतलब कि जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, उनको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करते हैं, ठीक है? इनको इस तरह के लोगों से फोबिया होता है, ये डीह्यूमनाइज़ करते हैं इनको, ठीक है? तो यहाँ पे इनके अगेंस्ट काफ़ी सारे क्राइम्स भी होते हैं, ठीक है? इनका सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया जाता है, इनके अगेंस्ट काफ़ी स्टिग्मा भी है, ठीक है? तो ये सारे इश्यूज हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। इसके अलावा जो इनमें देखा जाता है कि काफ़ी सारे एलजीबीटीक्यू वाले जो लोग हैं, ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड पाते हैं। इनका कोई भी इंटीग्रेशन नहीं पाया जाता सोसाइटी में, और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं, तो कई सारे जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वाले लोग हैं, ये सुसाइड की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सुसाइड जो है, यहाँ पे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण सुसाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और एमाइल डर्कहाइम की अगर आप 4 तरह की सुसाइड आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें जो एक है ना जिसमें इंटीग्रेशन कम होता है, इसको क्या बोलते हैं? इगोइस्टिक टाइप ऑफ सुसाइड। उस तरह की सुसाइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा सोशल ऑस्ट्रासिज्म है, यानी कि विद इन फैमिली एंड आउटसाइड फैमिली हर तरह से यहाँ पे स्टिग्मा फैला हुआ है, हर तरह से एक्सक्लूडेड रखा जाता है इस तरह के लोगों को यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करने की हमको जरूरत है। हालांकि हमने ये किया भी है, सेक्शन 377 हमने हटा दिया, लेकिन सोशल स्टिग्मा आज भी इसको लेकर हमारी सोसाइटी में है। ये दिखाता है कि मॉरल्स और लॉ जरूरी नहीं कि एक साथ चले, ठीक है? लॉ तो बदल गया, लेकिन क्या मॉरल्स बदले हैं हमारी सोसाइटी के? नहीं बदले हैं। ये चीज़ दिखाती है लीगल लैग को, ठीक है? ये दिखाती है लीगल लैग को। ऑलराइट, इसको आप उस कांसेप्ट से भी जोड़ सकते हो जिसमें कि हमने बात करी थी कल्चरल लैग की, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को आसानी से अपनाते हैं, अलग-अलग तरीके की हम जो मॉडर्निज़्म है उसको अच्छे से अपनाते हैं, इक्वालिटी की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो ये एक इश्यू था। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट ऑल द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द 3 करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो, और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, स्टडी आईक्यू के। दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।